हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबका मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जॉब एस्पायरेंट्स पे। मिसलिनियस क्वेश्चंस की सीरीज मैं चला रहा हूं। ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के संग हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज टाइप के ये क्वेश्चंस होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम के लिए और पीईटी के लिए। और मेरा नाम है अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चंस। पार्ट 6 है ये। ऑलरेडी 5 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उन पार्ट्स को भी ज़रूर देखना। और जो भी न्यू हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पूरी वीडियो देखना। अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। देखिए, 3 सूची हैं हमारे यहाँ इसमें। एक है संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये 3 सूची होती हैं और अनुसूची 7 में इनका जिक्र है। तो ये समवर्ती सूची की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया है, उनके संविधान से हमने इसे लिया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को इंक्लूड किया गया है। देखिए, कुछ नियम्स बनाए जाते हैं जिनमें राज्य का अपना अलग रोल होता है, किसी में केंद्र का रोल होगा। जो संघ सूची होती है उसमें केंद्र सरकार डिसीजंस लेती है। केंद्र की जो सरकार होगी वो नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उन पे वो अपने फैसले लेगी। और जो राज्य सूची है उस पर राज्य सरकार अपने कानून, अपने नियम्स बनाती है। और जो समवर्ती सूची है वो दोनों का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, दोनों का समन्वय होता है। और अगर मान लो कोई टॉपिक है उस मुद्दे पर राज्य सरकार से केंद्र सरकार की अनबन हो जाती है तो जो अंतिम फैसला होगा वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा और वही रूल आगे फॉलो होगा जो केंद्र सरकार उसे मंजूरी देगी। तो चलिए देखते हैं कुछ डिटेल्स इसकी। देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाते हैं। समवर्ती, मैंने अभी बताया था कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाएंगे। और अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य में वाद विवाद हो जाए तो अंतिम फैसला केंद्र सरकार का प्रभावी भी रहता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। अभी 52 विषय पर जो है समवर्ती सूची है। पहले 47 विषय थे, अब 52 हो गए हैं। एक विषय मैं जैसे बता देता हूँ आपको। मान लो किसी राज्य की जनगणना होनी है। क्वेश्चन आता है इससे कि जनगणना किसका विषय है, जनगणना किसका विषय है। तो देखिए, जनगणना कभी भी राज्य सरकार अपने आप नहीं कराएगी कि मेरे राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी आप जनगणना कर दीजिए। नहीं, उसको केंद्र सरकार ही मंजूरी देगा और केंद्र सरकार जब जनगणना कराएगी तो पूरे देश की ही कराएगी, किसी पर्टिकुलर राज्य की जनगणना नहीं हो सकती। उस पर ना सरकार, केंद्र सरकार एकदम से कोई कानून बना सकती है और ना ही राज्य सरकार। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे ही 52 विषय हैं, कभी कवर करेंगे पूरे 52 के 52। तो आप नोटिस करना, मैं उसे नोट कराऊंगा आपके लिए। समवर्ती सूची संविधान की अनुसूची 7 का है। जो अनुसूची 7 है उसमें इसका जिक्र है। और अनुसूची 3 का समवर्ती सूची में इसका नाम है। इसमें 52 प्रविष्टियाँ हैं, अभी मैं बता चुका हूँ। और का संशोधन 5 प्रविष्टियों को समवर्ती बनाया गया है, जैसे न्याय कानून, जनसंख्या नियंत्रण, बाट और माप, वन और शिक्षा आदि। संघ और राज्य दोनों ही इन प्रविष्टियों पर विधि या नियम कानून बना सकने में सक्षम है। ये 5 हैं जो इंपॉर्टेंस है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये है न्याय प्रशासन। क्वेश्चन तुमसे फ्रेम होगा किसी एग्जाम में कि न्याय प्रशासन जो है ये किस सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस आएंगे। तो आपको समवर्ती सूची का ही विषय से टिक करना है। ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण है या जनगणना है, ये भी समवर्ती सूची का ही विषय है। बाट, माप, वन और शिक्षा, ये पांचों जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अक्सर। तो ये आपको याद रखना है, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। आगे देखते हैं हम, जो संघ सूची है उसमें कौन कौन से सब विषय इंक्लूडेड हैं। संघ सूची 7 की सूची 1 में संघ सूची है, उसे सूची कहते हैं। उसमें 99 प्रविष्टियाँ हैं, 99 प्रविष्टियाँ हैं उसमें। अच्छा, समवर्ती सूची में कितने थे? 52 थे, लेकिन इसमें 99 है। इन प्रविष्टियों में राष्ट्रीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं।
जैसे भारत की रक्षा, विदेश विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार, ये सारे संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची बोले तो केंद्र सरकार वाले, इन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर से देख लीजिए आप, विदेशी रक्षा, विदेश भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, का डाक और तार, ये सारे संघ सूची के विषय हैं और अनुसूची 7 के पार्ट 1 में ये संघ सूची आता है। राज्य सूची की बात कर लेते हैं, जिनमें राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। राज्य सूची अनुसूची 7 की सूची 2 में है, राज्य सूची कहते हैं उसे। इसमें 61 प्रविष्टियां हैं। संघ सूची में 99, समवर्ती सूची में 52 और राज्य सूची में 61 प्रविष्टियां हैं। इस सूची में वे विषय हैं जिन पर राज्य विधान बनाने की अनन्य शक्ति रखता है। इसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, कृषि, कारागार, एल्कोहली, लीकर उत्पादन शुल्क, ये सारे जो हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस की जो भर्तियां होती हैं ये कभी केंद्र सरकार आवंटित नहीं करती है। मान लो कोई एग्जांपल मैं स्टेट मान लेता हूँ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को अगर पुलिस सेना की ज़रूरत है तो वो अपनी मान लो से 20-40 हज़ार सैनिकों की ज़रूरत है, तो वो राज्य सूची का ही विषय है। राज्य सरकार ही डिसीजन लेगी कि उनको 40,000 भर्ती आवेदन देने हैं या निकालने हैं या नहीं निकालने हैं। इसमें केंद्र सरकार कोई भी हो उसका कोई महत्व नहीं है, वो कुछ नहीं इंटरफेयर कर सकती इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, देखिए सिंपली आप यूट्यूब पर सर्च करना जॉब एस्पायरेंट्स और आपको हमारा चैनल दिखेगा। पीडीएफ का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हम आपके प्रेम और सहयोग के आभारी हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, और सबको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अपना सेकंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ये क्वेश्चन लगभग 10 से 20 बार पूछ लिया होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो अक्सर लोग इस पे टिक कर देते हैं। ऑप्शन में ये 100% मिलता है, वित्त आयोग। क्योंकि आय की बात हो रही है तो हम लोग सोचते हैं वित्त आयोग ही करता होगा, इनकम की बात हो ही रही है। लेकिन ये जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ये इसकी गणना करता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात करते हैं थोड़ी सी, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधियाँ होती हैं। इस विधि से राष्ट्रीय आय गणित होती है। देखिए, उत्पादन विधि है, आय की विधि और उपभोग विधि। उत्पादन मतलब कितना उत्पादन हुआ है, कितनी पैदावार हुई है, मतलब कितना इनकम हुआ है, उसको उत्पादन कह सकते हैं। और आय की विधि कितनी इनकम आई है, और उपभोग विधि कितनी खर्च हुई है। उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी संगठन जो है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, ये फिर इसकी गणना कर सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 1868 में अपनी पुस्तक में जिक्र भी किया था इस बात का कि भारत की आय 340 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया था उस समय। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय की समिति के अध्यक्ष जो थे ये पीसी महालनोबिस थे। 1949 में एक समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे ये। ठीक है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये आपको याद रखना है। फिर से रिपीट करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष का, हमारे यहाँ कौन सा वर्ष है, 31 मार्च से 1 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय पीरियड होता है, वहाँ से हमारे राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ये आपको याद रखना है। और देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं। CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, याद रखना है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये ही इसकी गणना करती है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भारतीय राष्ट्रीय आय से जो संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो ये हम कवर करते हैं। देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना का जो काम है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये किया जाता है।
भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए किस आधार वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है? तो 2011 और 12 जो बेस ईयर ये माना जाता है, इस पर जो है हर व्यक्ति की आय की गणना की जाती है। ये बेस ईयर है 2011 और 12 के अकॉर्डिंग ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वर्तमान में दिल्ली के किस राज्य की, सॉरी दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, भारत में वर्तमान में भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दिल्ली है। पहले ये गोवा था, पहले गोवा राज्य था, उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा थी सालाना, क्योंकि सालाना गणना होती है। तो कितनी है देखते हैं। औसतन 3 लाख रुपये सालाना प्रति व्यक्ति आय है। 2016 तक तो गोवा था, लेकिन 2017 के बाद से दिल्ली में हर व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये पर ईयर है ही। कम से कम इतनी तो वो कमाएगा ही कमाएगा हर व्यक्ति, आप ऐसे समझ सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तो सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 60% योगदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो लगभग 20% प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। ये बिल्कुल जैसे मान लो यहाँ सूर्य है, बिल्कुल यहाँ पे सबसे नज़दीक है। उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद पृथ्वी है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल है। तो ये जो शुक्र है ये पृथ्वी की बहन भी है, आपको सबको पता होगा। चलो बढ़ते हैं। इसकी डिटेल्स के लिए कुछ डिटेल्स मैंने इंक्लूड की हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे क्लियर हो जाएं। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। यह सबसे छोटा ग्रह भी है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह है ये सूर्य के पास एकदम। सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है, यानी ये सूर्य का चक्कर 88 दिन में 88 डेज में ये कंप्लीट कर देता है बुध। वरुण सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में 8वां सबसे दूरतम ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 4495 मिलियन किलोमीटर है। यह व्यास की दृष्टि से सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे भारी और सबसे घना ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है। और अगर इसकी बात करें हम, इसको कितना बताया गया है वरुण को? सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है ये। अभी आगे मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, पहले मैं दिखाई देता हूँ जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। ये फ़ोटो है, देखिए इसमें कहा जा रहा है बुध, ये है देखिए बिल्कुल सूर्य के पास में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम यानी प्लेटो। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये रहा वरुण। इसकी बात हुई है वरुण। अगर हम इसको चौथे नंबर पे हम देखते हैं, सबसे बड़ा जुपिटर हो गया देखिए साइज़, और उसके बाद शनि है, उसके बाद पृथ्वी है, तो चौथे नंबर पे वरुण हो गया। सही बात है, ठीक है। और ये 8वें नंबर पे है देखा जाए तो, 7वें नंबर पे, और सबसे इसकी दूरी जो है सूर्य से दूर है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और डिटेल पढ़ते हैं पीछे हम फिर से। हाँ, ये हमने पढ़ लिया है। सबसे घना ग्रह भी यही है, कौन सा? वरुण ग्रह। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। जो यूरेनस है लास्ट वाला, वो सबसे ठंडा है। और सबसे गर्म जो है वो शुक्र है, सबसे गर्म शुक्र है। देखिए वहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे बुध है, यहाँ पे शुक्र है। हालांकि गर्म तो इसको होना चाहिए था बुध को, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, लेकिन सूर्य के गर्मी के कारण इसका जो है वातावरण नष्ट हो चुका है। तो सबसे गर्म है शुक्र, ये आपको याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, उसके रूप में से जाना जाता है। मतलब शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। अच्छा, आप एक बात जरूर याद रखना, अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है, चलो ये क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, शुक्र को किस ग्रह को भोर का तारा, या फ्रेम क्वेश्चन होता है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, तो हम शुक्र ग्रह को लगा देंगे, क्योंकि दोनों समय के लिए इसी की बात हुई है, सुबह भी और शाम भी। भोर मतलब सुबह और शाम तो शाम है ही। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए इनमें से कौन सा एक ग्रह नहीं तारा है, तो सूर्य एक तारा है, ये आपको याद रखना है। कभी आप फिर शुक्र पे ही लगा दो, शुक्र तो ग्रह है ही है, सूर्य एक तारा है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात दिन भोर की हो या सांझ की हो, आपको शुक्र ही लगाना है, जिसे शुक्र क्या बोलते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। और बुध जो ग्रह है ये, इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है ना, चंद्रमा है। और जो वरुण है, ये बृहस्पति है, इस पर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं।
ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम चंद्रमा की बात करें, सॉरी अब चंद्रमा तो पृथ्वी का ग्रह हो गया, अगर हम बुध की बात करें तो बुध पर कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ये फ़ोटो आप मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। ये सारे ग्रह हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ऐसे गोल गोल ये घूमते हैं। देखिए ये बिल्कुल सबसे 88 दिन में ये चक्कर लगा देता है सूर्य का ऐसे, और फिर ये घूमता है, ये सूर्य के चक्कर ऐसे लगाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है मूल वाला, मतलब पहला वाला, जिसमें कलम से लिखा गया है, कोई प्रिंटेड नहीं है, कमल लिख रहा हूँ मैं, कलम से जिसे लिखा गया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा है। इस संविधान को, भारतीय मूल संविधान को इन्होंने ही लिखा था। बात करते हैं डिटेल्स की। भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है, मतलब फोटो कॉपी बोलते हैं, मूल प्रति को फोटो कॉपी बोलते हैं इंग्लिश में। मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है, यानी हस्तलिखित बोले तो हाथों से लिखी गई है। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था। और कैसे लिखा था? इटैलिक में। इटैलिक जानते हैं ना, थोड़ा तिरछा सा कुछ इस तरह, जैसे मान लो यहाँ पे ये मूल भारतीय लिखा है तो वो इस तरह लिखा जाएगा, मूल भारतीय, कुछ तिरछा टाइप का इटैलिक। ठीक है, तो इटैलिक लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लग गए थे। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। और अगर मेहनताना की उनकी हम बात करें तो उन्होंने जो मजदूरी लेने से मना किया था। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पेज पर, संविधान के जो बुक है जितने भी पेज हैं उन पेज पे उनका नाम होना चाहिए। हर पृष्ठ पर वे अपना नाम लिखेंगे। कौन सा नाम? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और अंतिम पेज पर अपने साथ अपना नाम तो लिखेंगे ही लास्ट पेज पे, साथ में अपने दादाजी का भी नाम वो लिखेंगे अंतिम पेज पर। वो इनकी मेहनताना है, उन्होंने पैसे नहीं लिए, उन्होंने बस ये शर्त रखी थी। और ये शर्त संविधान सभा के जो व्यक्ति थे उन्होंने मान भी ली थी। तो संविधान जो मूल संविधान है उस उनके हर पृष्ठ पे इनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का नाम लिखा हुआ है, और अंतिम पेज पे उनके दादाजी का और उनका खुद का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं संविधान के हर पेज को आचार्य नंदलाल बोस जी ने सजाया था। जो ये ऑप्शन है नंदलाल बोस जी, हर पेज को इन्होंने सजाया था। सजाया कैसे था? मतलब मान लो जैसे ये संविधान का पेज है तो इस पे डिज़ाइन कर रखा है नीचे ऐसे, इस पे तो बिहार इन्होंने प्रेम नारायण रायजादा जी ने लिखा ही है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये इन्होंने की थी, नंदलाल बोस जी ने। तथा प्रस्तावना वाले पेज को राम मनोहर लाल सिन्हा ने सजाया था। जो प्रस्तावना वाला बोर्ड पेज था वो इन्होंने सजाया था। ठीक है, और संविधान की मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में रखी है। किसमें? हीलियम के कोई कोई जार है या हीलियम का कोई केस है, उसमें संविधान की मूल जो पुस्तक है या मूल पेजेस हैं वो उसमें रखे हुए हैं, जिससे कि वो खराब ना हो। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसको याद करने का एक सिंपल था, मैं वो बताता हूँ। देखिए मैंने कैसे याद किया मैं बताता हूँ। देखिए ये है नागार्जुन, इसमें अर्जुन आ रहा है ना, और कृष्ण। तो कृष्ण अर्जुन तो आप सभी जानते हैं, महाभारत से रिलेटेड भी हैं और उनकी मित्रता भी अच्छी है। तो कृष्ण अर्जुन तो एक दूसरे से हम रिलेटेड कर सकते हैं। इसी नदी पर एक बांध और पड़ता है, अलमाटी बांध। अलमाटी, जो अलमाटी बांध है ना, ये भी इसी नदी पर है, कृष्णा नदी पर ही है। अलमाटी कैसे याद करेंगे? अलमाटी, कृष्ण भगवान ने माटी बहुत खाई थी, ऐसे समझ लो बचपन में। तो कृष्ण अलमाटी बांध इस नदी पर स्थित है, ये आपको बिल्कुल ऐसे याद करना है। इस कृष्णा नदी पर 8 बांध हैं, बने हुए हैं। 8 मैंने कवर किए हैं, 8 मैं दिखाऊंगा। और जो ये PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम से ये PDF ले लेना। 8 में जो ये बांध है इस पर बने हुए हैं, इस नदी पर। इंपॉर्टेंट जो बांध है इसमें ये नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और चलो देखते हैं डिटेल्स आगे। तो ये नागार्जुन सागर बांध है जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये देखिए बांध है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वो बांध है। ठीक है, कृष्णा नदी पर है ये। यह गुंटूर जिले में है। गुंटूर जिले के आंध्र प्रदेश और नलकोंडा जिले तेलंगाना के बीच में स्थित है। अगर ऑप्शन में सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन पुट हो जाए कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना नहीं है तो आप आंध्र प्रदेश टिक कर सकते हैं। और अगर दोनों ही हैं तो फिर आप तेलंगाना ही टिक करना, ये याद रखना। ठीक है, इसका निर्माण 1955 और 1967 के बीच किया गया था। बांध को गोदावरी पन्ना नदी को जोड़ने वाली परियोजना के लिंक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कृष्णा नदी जो है गंगा और गोदावरी के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर लगभग है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर लगभग।
है, ठीक है। और महाराष्ट्र है, ये कौन कौन से राज्य हैं देखिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त होती है। ये 4 स्टेट हैं जो इससे, इन पे 8 बांध तो है ही हैं। ये 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये चारों स्टेट इसके पानी से अपना विद्युत परियोजना भी है, इस पे एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, शायद तेलंगाना में है। और महाराष्ट्र की सिंचाई के लिए ये अति उपयोगी है नदी, कृष्णा नदी, ठीक है। और कृष्णा नदी इसका राइट आंसर है। कृष्णा नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो 8 हैं, 8 को हम कवर करते हैं। देखिए, पहला है धूम बांध। जो धूम बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। और भीम डैम, देखिए ये भी कुछ चीज़ें हैं, भीम डैम और नागार्जुन, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। महाभारत से रिलेटेड 3 नाम हो गए आपके, नागार्जुन, कृष्णा जी और भीम। तो ये कृष्णा नदी पर ही बना हुआ बांध है ये। और जुराला डैम है ये भी कृष्णा नदी पर ही है। और श्री सैलम डैम ये भी कृष्णा नदी पर ही है। बचे 3 बांध और हैं। अलमाटी बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, अलमाटी, ये भी कृष्णा नदी पर है। और नारायणपुर बांध ये भी कृष्णा नदी पर है। और आखिरी बांध है हिपंगी बांध, ये हिपंगी जो बांध है ये भी कृष्णा नदी पर ही है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं पेपर्स में, एक ये अलमाटी और एक ये नागार्जुन सागर बांध। हो सकता है ये धूम बांध पूछ लिया जाता हो, लेकिन ये 2 बांध जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में पुट होते हैं, ठीक है। तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप ले लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ भरतनाट्यम। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम जो पुस्तक है किसने लिखी है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी है सरोजा, ये सॉरी यार ऑप्शन चेंज नहीं किया मैंने, ये ऑप्शन एक ही दिया, सॉरी सरोजा बैद्यनाथ जी ने, ये सरोजा बैद्यनाथ जी ने इस पुस्तक को लिखा है, ये आपको याद रखना है। और इनकी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। सॉरी मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सरोजा विश्वनाथन ने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत पर कई पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक इनकी ये है द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ये भी भरतनाट्यम ही है भाई, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भरतनाट्यम। और एक लिखा है एन इन डेप्थ स्टडी, ये 2 पुस्तकें हैं इनकी फेमस हैं, कर्नाटक संगीतम और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, ये पुस्तकें इसमें शामिल हैं। और 2021 की हम चर्चित पुस्तकों की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना दे आर नॉट फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये लिखा है कांति वाजपेयी जी ने। इंडिया वर्सेस चाइना दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये इसमें से मैं जो क्वेश्चन मैंने 10-12 पुस्तकें देखी थी 2021 की जो इंपॉर्टेंट्स मुझे लगी, तो मैंने ये 7-8 पुस्तकें इंक्लूड की हैं जो ये इस बार शायद रेलवे या SSC के किसी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट सॉरी, द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट जो है ये दलाई लामा जी ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट। अमेजिंग अयोध्या नीना राय जी ने लिखी है, अमेजिंग अयोध्या नीना राय जी ने लिखी है। कोरोना कविता काल PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, कोरोना कविता काल। प्रॉमिस मी डैड, ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बिडेन, इन्होंने लिखी है प्रॉमिस मी डैड। संसद में हिमालय, ये किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। संसद में हिमालय, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इनके पास कौन सा मंत्रालय है रमेश पोखरियाल निशंक के पास। जुगलबंदी बिफोर मोदी, अरे वाह, जुगलबंदी बिफोर मोदी पुस्तक किसने लिखी है? विनय सीतापति जी ने लिखी है। जुगलबंदी बिफोर मोदी, जुगलबंदी मोदी, जुगलबंदी मोदी, इजीली याद हो जाएगा, विनय सेनापति, ठीक है। द बैटल ऑफ बेलॉगिंग शशि थरूर जी ने लिखी है, द बैटल ऑफ बेलॉगिंग शशि थरूर जी की लिखी हुई पुस्तक है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम सरोजा बैद्यनाथ जी ने ये पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खैबर दर्रा कहाँ या किस देश में स्थित है? तो खैबर दर्रा जो है ये विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट दर्रा है, ये आपको याद रखना है। खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, खैबर दर्रा। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये खैबर दर्रा ही है। दर्रा वही कहते हैं जो किसी 2 पहाड़ियों के बीच से या बहुत सारी पहाड़ियों के बीच से जो कोई रास्ता जाता है, जैसे कोई मार्ग बना ले, वो दर्रा होता है उस टाइप का। ऊंची नीची पहाड़ियाँ टाइप के रास्ते होते हैं इसके, तो ये वो दर्रा है। इसी दर्रे पे सिकंदर महान भी परेशान हो गए थे, ये इतना खतरनाक दर्रा है, ये आपको याद रखना है। दर्रा कह सकते हैं या मार्ग भी कह सकते हैं हम, अगर पहाड़ी मार्ग कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दर्रा के नाम से इसे, ये खैबर दर्रा के नाम से इसे जाना जाता है। दुनिया का ये मशहूर खैबर दर्रा जहाँ से लोग डूरंट रेखा को पार करके अफ़गानिस्तान में प्रवेश करते हैं। खैबर दर्रा पार करके ही लोग अफ़गानिस्तान में
प्रवेश करते हैं। पेशावर से 11 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक द्वार है इसका, ये वाला। और बाब ए खैबर से शुरू होता है। यहाँ से लगभग 24 मील यानी तोरखम के स्थान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर ये ख़त्म होता है। ठीक है। अगर दर्रे की ही बात हुई तो हम कश्मीर के कुछ दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के, उसे कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उसे कवर कर लेंगे। ठीक है। फिर सिक्किम की तरफ हम चढ़ेंगे। सिक्किम के कुछ दर्रे रहेंगे फेमस वाले, जो इंपॉर्टेंट दर्रे, हर सारे दर्रे ही कवर कर लेंगे। राज्य में कवर कर रहा हूँ तो मैंने आज कश्मीर के दर्रे कवर करने की कोशिश की है। कश्मीर में ये 5 दर्रे हैं। एक है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, एक है पीर पांजाल दर्रा, एक है काराकोरम, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल बुर्जिल जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं जोजिला, पीर पांजाल, काराकोरम, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये 5 दर्रे हमने कवर किए हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं। अगर जम्मू कश्मीर से दर्रे आते हैं तो यही दर्रे पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको नोटिस करके रखना है, नोट करके रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग है कपड़ा उद्योग। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। राइट आंसर कपड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्राचीन बड़ा उद्योग है कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार भी मिला है, लगभग 5 करोड़ लोगों को इसमें रोजगार मिला है। प्राय भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मिलें स्थापित है। जो मिल है ना, मिल, ये हर राज्य में है कपड़ा मिल। लेकिन किंतु महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल आदि में ये जो मिलें हैं ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा मिलें हैं। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। ठीक है। और भारत के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। देखिए, एक पहला है कपड़ा उद्योग, दूसरा लौह एवं इस्पात उद्योग है, तीसरा सीमेंट उद्योग, चौथा है कोयला उद्योग, पांचवा रत्न एवं आभूषण उद्योग है, छठवां पेट्रोलियम उद्योग है और सातवां चीनी उद्योग है। ये भारत के फेमस प्रमुख जो उद्योग हैं, ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, या ऐसा कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की मूल जड़ें हैं। ये भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत ये भी हैं एक हिसाब से देखा जाए तो कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ये आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, कल टीचर्स डे था, आपको याद होगा 5 सितंबर को टीचर्स डे हम मनाते हैं। किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि पर ये मनाया जाता है। और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे प्रेसिडेंट थे ये भारत के अपने, और पहले भारत रत्न भी यही थे। ये आपको याद रखना है। ये सारे डिटेल्स हैं और भी डिटेल्स मैंने कवर की हैं, और जितने भी उपराष्ट्रपति हैं वो मैंने कवर किए हैं। अब तक 14 उपराष्ट्रपति भारत के बन चुके हैं। 14वें हैं जगदीप धनखड़ जी, जो अब से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। तो 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी हैं। तो 14 के 14 मैंने कवर किए हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि कल 5 सितंबर था और हमने इनका टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, ये भारत के पहले महारत्न व्यक्ति हैं, भारत रत्न व्यक्ति हैं और भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। लगातार 10 वर्ष तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और 10 वर्ष तक ही राजेंद्र प्रसाद जी उस समय राष्ट्रपति रहे थे। ये आपको याद रखना है। चलते हैं डिटेल्स की तरफ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1962 तक, और 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। 5 साल ये राष्ट्रपति रहे हैं और 10 साल उपराष्ट्रपति ये रहे थे। भारत के सभी राष्ट्रपति जो हैं उनकी सूची देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, पहले ये उपराष्ट्रपति थे। और बात करें दूसरे उपराष्ट्रपति की तो जाकिर हुसैन जी थे, और जाकिर हुसैन जी पहले मुस्लिम भी थे। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति की अगर क्वेश्चन पुट होता है तो जाकिर हुसैन जी थे जो पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति थे। आपको याद होगा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप बदरुद्दीन तैयब टिक कर देना। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन पुट होता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे तो जाकिर हुसैन जी थे, ये आपको याद रखना है। और तीसरे जो उपराष्ट्रपति थे वो बीवी गिरी जी थे, बीवी गिरी। चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, और 5वें बीडी जत्ती जी थे। 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती। 6वें उपराष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सेकंड मुस्लिम हो गए हैं, याद रखना ये आपको।
सेकंड नंबर फर्स्ट पे ये थे, पहले मुस्लिम, दूसरे मुस्लिम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे राम स्वामी वेंकट रामन। और शंकर दयाल जी 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे भारत के आर नारायणन 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी थे। और 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। 12वें नंबर की बात करें तो ये थर्ड मुस्लिम हो गई, याद रखना है, मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं। और 13वें नंबर के एम वेंकैया नायडू जी हैं। और 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी हैं। तो टोटल भारत में अब तक 14 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी भारत के राष्ट्रपति बने हैं उनको कवर कर लेंगे। ये सीरीज़ चलती रहेगी आगे तक, बहुत लंबी सीरीज़ रहेगी, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2-2.5 हज़ार क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर अच्छे से मन से आप इसे पढ़ लेते हैं, इनको वीडियोज़ को देख लेते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जीके के जितने भी 25-26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी एग्ज़ाम में, आप क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, ये संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा अवार्ड है ये म्यूज़िक के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड यही है, ग्रैमी अवार्ड। और भारत में सबसे पहले ये शंकर, क्या नाम है उनका नाम, शंकर तो है उनके नाम में, उन्हें मिला था। AR रहमान को भी ये मिल चुका है, ठीक है। सबसे बड़ा अवार्ड है ये। और ये आप पिक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिक्चर है ग्रैमी अवार्ड की। ये अमेरिका में दिया जाता है, हर 4 साल में ये दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल, 4 साल में, मैथ वाला दिया जाता है, सॉरी, हाँ, फील्ड मेटल, ये गणित का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस पर आएंगे, पहले इधर देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड सर्विसेज या लैटिन अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड सर्विसेज द्वारा यह दिया जाता है। पुरस्कारों की एक श्रृंखला है। ग्रैमी, जैसा कि उन्हें आमतौर पर जाना जाता है, संगीत उद्योग में शानदार काम को अंजाम देने वाले या संगीत को ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को ये एवरी ईयर कहाँ पे, अमेरिका में दिया जाता है। और सबसे पहले भारतीय जो है रविशंकर जी हैं, उन्हें 1968 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। और सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी अवार्ड भारत की जुबिन मेहता जी को मिला है। भारत की जुबिन मेहता जी को सबसे ज़्यादा बार ये अवार्ड मिला है। और सबसे पहले रविशंकर जी को ये अवार्ड मिला था। भारत के संगीतज्ञ हैं या म्यूजिशियन जो हैं AR रहमान, उनको भी ये मिल चुका है। और गणित की बात करें तो फील्ड मेडल जो है गणित का सबसे उच्चतम मेडल है, या आप इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। ये हर 4 साल में एक बार दिया जाता है। गणित का नोबेल हम इसे कहते हैं, किसे, फील्ड मेडल को। फील्ड मेडल गणित का सबसे बड़ा अवार्ड है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप जॉब एस्पायरेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।